गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम पॉलिटिक की 2 यूनिट्स कवर करने वाले हैं जो कि विजन आईएएस पीटी 365 की मैगजीन से हैं। बेसिकली मैंने उनको शॉर्ट नोट्स में बनाया था याद करके, तो आई एम शेयरिंग विद यू पीपल एंड चलो लर्न करते हैं, समझते हैं कि क्या दे रखा है आर्टिकल्स में। तो पहला बात करता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के बारे में। अगर आपको पता हो कि जो A.K. गोपालन का केस आया था या जो शंकरी प्रसाद का केस आया था या सज्जन सिंह का केस आया था, उन तीनों में बोला गया था कि पार्लियामेंट किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है और वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। इसके बाद गोलकनाथ केस आया जहां बोला गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है। एंड उसके बाद 2 अमेंडमेंट्स आए थे, एक आपका 24th अमेंडमेंट और एक आपका 25th अमेंडमेंट। 24th में बोला गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है और 25th अमेंडमेंट में बोला गया कि अगर आप किसी की लैंड को एक्विजिट कर देते हो तो आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की पावर्स को कर्टेल किया गया था और बोला गया कि डीपीएसपी जो है वो फंडामेंटल राइट से ऊपर है। अब इन दोनों अमेंडमेंट के बेसिस पर एक नया केस आया जिसको बोलते हैं केशमानंदा भारती केस 1973। ये केस जिसने आपके डेमोक्रेसी को बचाया था और इसने बोला कि प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और जो भी बातें 25th अमेंडमेंट में लिखी थी कि आपको कंपेंसेशन मिलना चाहिए एंड आप जुडिशियल रिव्यू की पावर्स कर्टेल करनी चाहिए या फिर डीपीएसपी बड़ा होता है, ये सारी बातें हम मानते हैं, बट जुडिशियल रिव्यू को आप कर्टेल नहीं कर सकते, ये बात गलत है। अब आप सोचोगे कि मैंने इतनी बड़ी राहम कहानी क्यों बताई, बिकॉज ये आपका न्यूज़ में है। केशवानंदा भारती केस ने 50 ईयर्स को कंप्लीट कर लिया है एंड इसका लिंक आप आर्टिकल 25, 26 और 31 से कर सकते हो। अब आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी से लिंक था जिसको 44th अमेंडमेंट से रिमूव कर दिया गया था। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के बारे में। अगर हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करें तो वहाँ पर एक सिविल होता है एंड क्रिमिनल होता है। सिविल केस में सबसे ऊपर होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, फिर सबऑर्डिनेट जज, फिर मुंसिफ जज। क्रिमिनल केस में सेशन कोर्ट, सीजेएम और आपका जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब आपका एक केस आया था ऑल इंडिया जज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जो जजेस होते हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, मतलब आपका गवर्नर अपॉइंट करते हैं और ऐसा करते वक्त वो हाई कोर्ट के जजेस से कंसल्टेशन कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत ईजी था आपका। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका एब्रोगेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की पूरी कहानी मैंने एक चार्ट के फॉर्म में बना दी है जिससे आपको याद करने में ईजी होगा। तो जम्मू कश्मीर जो था 1947 में हरी सिंह उसके लास्ट रूलर थे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को सरेंडर करवाया था इंडिया को। फिर उसके लिए टेम्पररी प्रोविजंस बनाए गए एंड फिर आर्टिकल 370 लाया गया जहां बोला कि सारी पावर जम्मू कश्मीर के हाथ में होगी, बट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, ये आपका सिर्फ सेंटर के हाथ में होगा। कौन कौन से टॉपिक्स? फाइनेंस, कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। और पार्लियामेंट को स्टेट की कॉन्करेंस की नीड होगी इन केसेस के अलावा। ठीक है, एंड ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 35A आया उसके बाद, जहाँ जम्मू कश्मीर की स्टेट असेंबली को पावर दी गई कि वो लॉ बनाएंगे सिटीजनशिप और प्रिविलेजेस से रिलेटिंग। ठीक है, इसके बाद आपका जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2018 आया जहां बोला गया कि आप एक यूटी बना सकते हो स्टेट में से। और SR बोमाई केस आया जहां बोला कि प्रेसिडेंट रूल को भी जुडिशियल रिव्यू से सब्जेक्ट होना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे आपके 2 आर्टिकल्स हैं जो आपको पढ़ने इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे कर देती हूँ थोड़ा जूम। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। ठीक है,
तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 बोलता है कि जो पार्लियामेंट है वो यूनियन के अंदर नए स्टेट को एडमिट कर सकती है या नए स्टेट को स्टैब्लिश कर सकती है। वहीं पर आर्टिकल 3 बोलता है कि पार्लियामेंट नए स्टेट बना सकती है, जो पहले से ही स्टेट है उनका नाम, एरिया और बाउंड्री चेंज कर सकती है, बट ऐसा करने के लिए उसको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए होती है एंड वो स्टेट को भी रेफ़र करेंगे जिस स्टेट का नाम आप चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाला आपका आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जिसका नाम है एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2023। पहले थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं दिल्ली की। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया था, जिसमें बोला गया कि एक यूटी होगा जिसको एडमिनिस्टर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, उन एडमिनिस्ट्रेटर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और ऐसा हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एस बालाकृष्णा कमेटी। फिर आर्टिकल 239 AA आया जिसने स्पेशल स्टेटस दिया दिल्ली को और बोला कि दिल्ली एक यूटी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और एडमिनिस्ट्रेटर भी होगा। इसी अमेंडमेंट को आप 69th अमेंडमेंट 1991 बोलते हो। अब दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसके पास सारे स्टेट मैटर्स और कॉन्करेंट मैटर्स पे लॉ बनाने का राइट दिया गया, बट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड यहाँ पर इनको पावर नहीं दी गई है दिल्ली के केस में। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो होता है वो कोई भी मैटर्स पर लॉ बना सकती है जो डील करते हैं दिल्ली से। अगर मैं बात करूँ रिसेंटली क्या हुआ है, तो रिसेंटली एक अमेंडमेंट आया है जिस अमेंडमेंट के हिसाब से मैंने एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई है जिसके चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर होंगे, जिसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपके मेंबर सेक्रेटरी होंगे और चीफ सेक्रेटरी आपके मेंबर होंगे। अब ये जो भी रिकमेंडेशन देगी या जो भी एडवाइस देगी लेफ्टिनेंट जनरल को उनकी मर्ज़ी होती है कि लेफ्टिनेंट जनरल को उनकी मर्ज़ी होती है कि वो अप्रूव करें या वो डिसअप्रूव करके उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज दें। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो मैटर्स भेजेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिकमेंडेशन के लिए चीफ मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी के थ्रू। अगर कोई मैटर शांति के बारे में बात करता है या दिल्ली और सरकार के बीच में जो रिलेशन है उनके बारे में बात करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की बात करता है, ये कोई भी मैटर है जहाँ पर उसका खुद का डिस्क्रिशन चलेगा। ठीक है, अब मैं बार बार लेफ्टिनेंट बोल रही हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है उसकी भी डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। क्या डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं? कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो असेंबली के पास नहीं हैं, उनके बाहर वाले मैटर्स को डील करना एंड कोई भी क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल मैटर्स को डील करना, इनकी पावर्स किसके पास है? ये आपके दिल्ली के पास है। आपके लेफ्टिनेंट जनरल के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं दिल्ली के, उनके पास ये पावर्स हैं। ठीक है, अब आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। आपने पढ़ रखा है कि हम किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते हैं, उसने भी कोई अपराध नहीं किया है बट हमें लग रहा है कि वो अपराध करेगा, तो हम उसे पहले ही अरेस्ट कर सकते हैं। अब पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो लॉ बना सकता है डिफेंस के पर्पस में, फॉरेन अफेयर्स, एंड थर्ड आता है आपका सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। बट पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। देखो ये ग्राउंड्स अलग हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात हुई है या पब्लिक ऑर्डर की बात हुई है या मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज की बात हुई है, तो वहाँ पर स्टेट की पास भी पावर है। बट अगर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात है तो किसके पास पावर आएगी? पार्लियामेंट के पास। डिफेंस ऑफ फॉरेन अफेयर्स की बात है तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है। अब इसके कुछ आर्टिकल्स हैं, आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, एक बार गो थ्रू कर लेना आप लोग खुद से। ठीक है, अब मैं आपको मैगजीन की तरफ लेकर चलती हूँ एंड उसमें 3 केसेस दे रखे हैं। एक है गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जहाँ पर इसको ग्रीन फ्लैग मिल गया था। फिर आया शिबन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहाँ बोला था कि कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो इसमें इंटरफेयर करे। एंड फिर शंभुनाथ शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ पे बोला कि स्टेट को काम करना चाहिए जिससे वो क्या कर सके, देश को सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में। सबके पास राइट है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करे। अब पर्सनैलिटी में 2 राइट आते हैं, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 एंड राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A। राइट टू प्राइवेसी के लिए केस है केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस,
एंड राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से फंडामेंटल राइट नहीं है एंड उसको आपने आर्टिकल 300A के अंदर मेंशन किया हुआ है, मींस इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, अब आपके पास राइट है कि आप पब्लिसिटी ले भी सकते हो और मना भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट्स एक्ट 1957। अब पॉस्थ्यूमसली मतलब एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके लिए दो एक्ट हैं आपके, एम्बलम और नेम्स एक्ट 1950 एंड IPC 1860। डेफेमेशन में अगर आप डेफेमेशन की जाओगे सेक्शन 499 तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको डिफाइन किया गया कि कोई भी पर्सन जो मर चुका है उसका आप डेफेमेशन नहीं कर सकते। बेसिकली कोई इंटरनेशनल कन्वेंशंस नहीं बनाए गए हैं, बट अगर मैं रोम कन्वेंशन की, ट्रिप्स की और वीपो की बात करूं तो वो डील करते हैं फोनोग्राम, लाइव परफॉर्मेंस और ब्रॉडकास्टिंग से। आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा एंड इससे रिलेटेड हम लोग कुछ केस लॉज हैं वो भी देख लेते हैं। तो दो केसेस हैं, दीपा जया कुमार वर्सेस AL विजय केस 2019। यहाँ बोला गया कि पर्सनैलिटी राइट सीज हो जाते हैं जब उस पर्सन की डेथ हो जाती है, बट आपने अभी पढ़ा कि ऐसा नहीं है, कुछ पॉस्थ्यूमसली भी हमने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। एंड साक्षी मलिक की रिसेंट केस है, यहाँ बताया गया था कि आप किसी का इमेज, किसी की फ़ोटो कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते बिना उसकी कंसेंट से, ऐसा इलीगल माना जाएगा। अब अगर हम बात करें हेट स्पीचेस के बारे में तो हेट स्पीचेस भी कहीं मेंशन नहीं है, बट आपकी जो भारतीय न्याय संहिता है मतलब आपका IPC, वहाँ पर सेक्शन 196, 299 एंड 355 में मेंशन किया हुआ है कुछ चीज़ें। 196 बोलता है कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज के नाम पर एनमिटी नहीं फैलाओगे, लड़ाई नहीं कराओगे। 299 बोलता है कि आप किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरेज नहीं करोगे एंड 355 बोलता है कि आप कोई ऐसा स्टेटमेंट पब्लिश नहीं करोगे जिससे एनमिटी और हैटर्ड होता है। ठीक है, फिर आया RPA 1951। इसमें आपको बोला गया है सेक्शन 8 जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, सेक्शन 123 और 125 कि आप कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते इन द इलेक्शन। 120, ठीक है, इसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 सेक्शन 7 ये बात करता है इंसाइटमेंट टू अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को इंसाइट करना, और ऐसे पर्सन क्या होते हैं, डिस्क्वालिफाइड होते हैं। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1988 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन रिलीजियस प्लेस को यूज़ नहीं करेगा कोई गलत फीलिंग्स को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली जो हैटर्ड की फीलिंग्स होती हैं। इसमें भी आपका केस है प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ बोला गया था कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हेट स्पीचेस का। फिर दूसरा आया श्रेया सिंगल का केस, जहाँ पे फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। एंड अमीश देवगन, जहाँ बोला गया था कि हमें फ्री स्पीच और कम्युनल हार्मनी के बीच में जो आपका बैलेंस है उसको मेंटेन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो नए मॉन्यूमेंट्स हैं वो बन रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपका ये आर्टिकल है। ये बोलता है कि कोई भी जगह है जहाँ पर पूजा होती है, तो जिस टाइम पर वो बना था वो जिस धर्म को बिलोंग करता था वो उसी धर्म को बिलोंग करेगा और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इट वुड बी सेम एज इट वाज ऑन 15 अगस्त 1947। कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट को कन्वर्ट नहीं करेगा, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। राम मंदिर हुआ है ना अभी, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1958, या कोई केसेस जो पहले से ही डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं, या कन्वर्शन जो पहले से ही हो चुकी है। अगर आप करोगे तो 3 साल की सज़ा और 2 फाइन भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है।